Hello students, welcome to second demo session of basic over your basic concepts. Hopefully आपने पहला वीडियो देख लिया होगा. उसका जो असाइनमेंट है वो मैंने क्लास के ऐप पर अपलोड किया हुआ है. काइंडली उसको सॉल्व करें ताकि हम समझ सके कि आप कितनी चीज़ों को ग्रास्प कर पा रहे हैं. अब बढ़ते हैं अगले मोड की तरफ. अच्छा, इसमें हमने पिछली बार शायद से हमने LCM HCF कवर किया था. ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th को कंसीडर करते हुए, क्योंकि 11th में आपको फंक्शन नाम का एक चैप्टर आने वाला है और उसमें ये LCM HCF जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. तो उम्मीद है, देखिए ऐसा मत सोचिए कि यार बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको आती है, बहुत अच्छी चीज है, पर रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि ये कुछ चीजें आगे यूज होती हैं. सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. तो इसमें से मैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर पहले जाता हूं. अगर आपको याद होगा ही कि आपने इसको पढ़ा होगा ही कुछ इस तरीके से कि इफ p of x इज अ पॉलिनोमियल और आपने अगर उसको किसी एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, जैसे कि x माइनस ए, तो उसका रिमाइंडर मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर. इफ p of x is divided by x minus a, अगर आपने किसी x वाले पॉलिनोमियल को, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो x की टर्म्स में लिखा हुआ है, x माइनस a से अगर आपने डिवाइड किया तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू p of a. और आई थिंक सो 9th स्टैंडर्ड में ये डेफिनेशन आपको आई होगी होपफुली, और आपने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए होंगे. अब इसी के साथ में इसका भाई आता है वहां पर, जो कि है फैक्टर थ्योरम. और ये भी वही बात कहना चाहते हैं कि अगर, क्या कहना चाहते हैं, अगर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर है, तो इसका सीधा मतलब है कि रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0. और बात भी तो सही कह रहा है. देखिए, p ऑफ x को जब x माइनस से डिवाइड करते तो रिमाइंडर p ऑफ a मिलता है. मतलब इन शॉर्ट p ऑफ a क्या है, हमारा रिमाइंडर है. अब x माइनस इसका फैक्टर है, और फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा. सही है. तो x माइनस ए से जब इसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर, देखिए हमने ऊपर देखा था ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आने वाला है. सो बेसिकली फंडा यही है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए. और बाकी चीजें तो आपको पता है, डिवाइजर इज इक्वल टू, है ना, वो सारी चीजें आपको पता है कि अगर मैं p ऑफ x जो है कोई पॉलिनोमियल, उसको अगर सपोज कर लो मैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं, तो मान लेते हैं f ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं. कुछ क्वोशिएंट आता होगा, क्वोशिएंट को q से डिनोट करते हैं, q ऑफ x, और आपको क्या मिलता होगा, रिमाइंडर कैपिटल RX या फिर स्मॉल rx, जो भी आप लिखना चाहें. तो इस तरीके से फंडा बनता है आपका कंप्लीट क्लियर. ठीक, तो इसके ऊपर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं. चलिए उनके ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं. क्वेश्चंस करने से पहले एक और कंसेप्ट है जो शायद से आपको पता हो, नहीं भी हो तो मैं बता रहा हूं. ठीक, जैसे कि अगर समझिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है और इस नंबर को आप x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक, ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक है, उसको आप लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं. तो क्या आपके दिमाग में बात क्लियर है कि रिमाइंडर कैसा दिखेगा? मैं कैसा दिखने से क्या मतलब बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए. कैसा मतलब, जो रिमाइंडर आएगा वो लीनियर आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, क्यूबिक आएगा, या कांस्टेंट आएगा. ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चंस को. ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है. आप लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं. अगर मान लीजिए एक नंबर है 25 और 25 को आप 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है जो रिमाइंडर आने वाला है वो 3 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ सकता है, आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी नहीं आ सकता. ठीक है, क्योंकि जब 3 आएगा तो आप वापस से 3 1 3 करके उसको डिवाइड कर दोगे और 4 आने का तो कोई सवाल नहीं उठता है.
इसी तरीके से अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहां पर मैं लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं, लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं लीनियर से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर है वो 1 डिग्री कम, इसकी डिग्री कितनी है आपको पता है, डिग्री हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, डिग्री 1 है। तो जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर की डिग्री आती है 0, मतलब वो क्या मिलने वाला है हमें, कांस्टेंट। इज इट क्लियर? अब इसी तरीके से इसी फंडे के ऊपर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो x³ 3x² 4x + 5 ऐसा कोई नंबर है और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x² + 1 से, तो अब रिमाइंडर कैसा आएगा? तो अगेन सर ये क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर जो है 1 डिग्री कम में आएगा। क्या बात सही है? आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो, सो रिमाइंडर विल बी क्या रहेगा, रिमाइंडर विल बी लीनियर। इज इट क्लियर? तो सर अगर यहां पर x + 1 होता तो, अरे ये लीनियर नहीं होता, ये कांस्टेंट हो जाता। बात समझ में आ रही है? सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कुछ क्वेश्चंस करते टाइम जेई में भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं, बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल्स में। आई होप सो अगर किसी ने दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चंस का पाला पड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर 3x³ + 4x² + x + 1 को मैंने डिवाइड किया x - 1 से, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन रिमाइंडर क्या आएगा? तो भाई सीधा सा हिसाब है कि आप इस क्यूबिक को इस लीनियर से डिवाइड करने वाले हो। आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो आप डिवाइड करना सीख लें, ये तो आपको पता ही है कि सर हम डिवाइड कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इसके बाद में दूसरा जो है, हमें तो सिर्फ रिमाइंडर पूछा है तो हम सीधे सीधे रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करें और आंसर बताए। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है भैया, रिमाइंडर इज इक्वल टू P(1). अब P(1) से मतलब क्या, P(x) मतलब किसको डिवाइड किया जा रहा है, अब इसको डिवाइड किया जा रहा है, और रिमाइंडर है P(1), मतलब x की जगह पे क्या रख दीजिए आप, 1 रख दीजिए, आपको रिमाइंडर मिल गया। यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो आपको मिला 3 + 4 + 1 + 1, तो ये 7 और 2 9। सो क्वेश्चन है P(x) is a polynomial with integer coefficient, then the remainder, तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, एक बार इसके ऊपर नजर दौड़ाइए। P(x) is a polynomial obviously with integer coefficients, then the remainder when P(x) is divided by, then the remainder when P(x) is divided by x - 1 divided by x - 1 is 1, and 10 when divided by 4 नहीं है, x - 4 है। सो अब आगे पूछ रहा है, if Rx is remainder, when divided by x - 1 x - 4, then find R 2006। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और पहली चीज तो एक चीज ध्यान में रखिए, बड़े क्वेश्चंस को रीड करने की आदत बना लीजिए। ठीक, बड़े क्वेश्चंस आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं, दूसरा कोई रीजन नहीं रहता है, क्योंकि काफी हद तक ऐसा देखा गया है कि 4 लाइन के ऊपर अगर क्वेश्चन जाता है तो आपकी बत्ती गुल हो जाती है। सो कोशिश करिए कि
क्वेश्चंस को आराम से सावधानी पूर्वक पढ़ें और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि इसमें क्या ऊपर की चीजें हैं। सो पॉलिनोमियल कोई तो भी दिया हुआ है px और रिमाइंडर बचता है, ढूंढना है हमें जब px को आपने डिवाइड किया x-1 से। जब x-1 से px को डिवाइड किया गया तो मैं यहाँ की कुछ छोटी छोटी बातें ही यहाँ पर रखता हूं। ऊपर वाली चीज कोई काम की नहीं है हमारी, ये चीज काम की नहीं है। अब ध्यान से देखिए, द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x-1, मतलब बोल रहा है p ऑफ x को जब x-1 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर मिला 1, और रिमाइंडर 1 मिलने का मतलब आप समझ गए, बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मिला सर। इस लाइन को हटा देते हैं आप, ये हो गया तुम्हारा काम। ठीक, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है we get 10 when divided by x-4, मतलब इसी पॉलिनोमियल को x-4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता है 10, और रिमाइंडर थ्योरम से हमने क्या देखा, आप x-4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ 4, और वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक, अब वो पूछ रहा है कि अगर मैं पॉलिनोमियल को x-1 x-4 से डिवाइड करता हूं, पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1 x-4, तो कह रहा भैया रिमाइंडर जो आता है वो मिलता है आपको rx। रिमाइंडर कितना मिलता है? rx। तो वो हमसे rx तो जानना चाहता ही है, उसके साथ साथ वो ये जानना चाहता है कि अगर इस जगह पर x की जगह 2006 रख दिया जाए तो क्या मिलेगा। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, r ऑफ 2006 क्या है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही देखा, अब देखते हैं आंसर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज तो हमने ये देखी कि p ऑफ x को x-1 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर कितना मिला, p ऑफ 1 कितना मिला, 1 मिला। ऐसे ही p ऑफ 4 कितना मिला, 10 मिला। अब ध्यान से देखिए, मैं p ऑफ x को डिवाइड कर रहा हूं इससे, तो आपको तो पता है अभी हमने लिखा था कि आप p ऑफ x को डिवाइड करते हैं g ऑफ x से, या फिर शायद से मैंने वहां पे f ऑफ x लिखा था थोड़ी देर पहले, f ऑफ x से, और आपको क्वोशिएंट मिलता है qx और रिमाइंडर मिलता है rx। अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूं तो आपको क्या दिखने मिलेगा, पॉलिनोमियल, मैं इसको लिख रहा हूं, पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड किया x-1 x-4 से, आपको क्वोशिएंट क्या मिला नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं भैया, क्वोशिएंट शायद से qx हुआ होगा, और रिमाइंडर क्या बोल रहा है, रिमाइंडर क्या बात कर रहा है, वो मिलता है rx। क्लियर। अब यहां से मेन चीज शुरू होती है। देखिए, पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों से और रिमाइंडर आपको ढूंढना है। अभी हमने देखा था कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर में क्या मिलता है, कांस्टेंट। अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर में क्या मिलता है, लीनियर। याद है ना, 1 डिग्री कम। तो वैसे ही अब देखिए, इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया जा रहा है, सर ये तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है इसीलिए रिमाइंडर जो है वो क्या मिलेगा, लीनियर। याद है ना, 1 डिग्री कम। अगर रिमाइंडर लीनियर है तो क्या मैं मान लूं कि भैया लेट हमारा रिमाइंडर है x प्लस बी, जनरल फॉर्म है ये तो लीनियर का। और वैसे ही अगर आपसे कभी कोई पूछ लेता भैया क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म बोलो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे क्यूबिक का बोलते हैं तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसी तरीके से हमने मान लिया भैया रिमाइंडर हमारा ax प्लस बी आ रहा है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत छेड़खानी करता हूँ, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है, तो इसी को चेंज करके मैं rx को लिख लेता हूं ax प्लस बी, मैंने लीनियर फॉर्मेट में लिख लिया, और नीचे मेंशन या ऊपर मेंशन कर दो कि भैया ये हमारा रिमाइंडर चल रहा है, आपके ध्यान में रहे ताकि। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये x-1 x-4 एक फैक्टर है क्योंकि आप उससे डिवाइड किए जा रहे हो। अगर मान लो कि मैं x की वैल्यू रख देता हूं x इक्वल टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, मुझे यहां पर मिलेगा p ऑफ 1, यहां पे 1 रखते ये सब 0,
यहां पे 1 रखते ही मिला मुझे a प्लस बी, पर मेरे पास तो p ऑफ 1 की वैल्यू है, देखिए ऊपर इट इज 1, इसका मतलब a प्लस बी कितना आया मेरा 1 मिला। इसी तरीके से अगर मैं अब दूसरा नंबर कौन सा रखूंगा, आपके दिमाग में फट से आ जाएगा, अरे देखो इधर दूसरा फैक्टर x माइनस 4, तो मैं दूसरा नंबर रखता हूं कि अगर x की वैल्यू 4 हो गई, अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो आपको मिलेगा p ऑफ 4, यहां पर 4, यहां पे 4 रखती, 4 माइनस 4 0, तो ये सब 0, और ये मिलेगा 4a प्लस बी इक्वल टू, अरे 4a प्लस बी, पर p ऑफ 4 की वैल्यू क्या है ऊपर, ये देखो 10, तो 4a प्लस बी कितना है मेरे पास 10 आया। क्या मैं अब a और b की वैल्यू निकाल सकता हूं, और जैसे ही मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा मुझे क्या मिलेगा, rx मिलेगा। ठीक, तो अब देखते हैं, फटाफट वैल्यू रखते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप इसमें से इसको माइनस करने वाले हो, जैसे ही माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3a इज इक्वल टू 9, इसका तात्पर्य a की वैल्यू 3, इसको साइड में रखते हैं। अगर a की वैल्यू 3 है यहाँ पे रखिए, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो यहाँ पे लिखते हैं b इज इक्वल टू -2। देखिए बेसिक से इतना तो डीप में नहीं जा सकते, तो हमारा रिमाइंडर कितना है, rx मिला हमें, ध्यान से देखिए यहाँ पर rx था हमारा ax प्लस b, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, तो हमें मिले 3x माइनस 2, ये हमें मिला रिमाइंडर। पर हमसे और rx नहीं पूछ रहा है, वो r ऑफ 2006 पूछ रहा है। तो यार सिंपल है, तो x की जगह पे आप 2006 रख दो, और ये पार्ट आपका है, 2006 रखने का मतलब आप समझ गए, 3 इंटू 2006 और -2 करिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इजी, ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं एक रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अभी देखिए f ऑफ x ये दिया है x रेस टू 135 प्लस x रेस टू 125 माइनस x रेस टू 115 प्लस x रेस टू 5 प्लस 1। ठीक, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं x क्यूब माइनस x से तो आपको रिमाइंडर मिलता है g ऑफ x। तो पूछ रहा भैया g ऑफ 10 कितना आने वाला है, तो यार ये पिछले बार की तरह ही होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूं। आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, x रेज टू 135, x रेज टू 125, x रेज टू 115, x रेज टू 5 प्लस 1। आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया x क्यूब माइनस x से, आपको क्वोशिएंट मिला qx और रिमाइंडर मिला gx। इज इट क्लियर? अब देखिए पॉलिनोमियल को आप क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं, और क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए रिमाइंडर आपको कैसा मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो क्या मैं यहीं पे लिख दूं कि इसी कारणवश ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, gx कितना मिल गया आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मिल गया। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको पहले वापस से लिख लेता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो हमें x की कुछ वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे अज्यूम करनी है, तो पिछली बार हमने किससे डिवाइड किया था, x माइनस 1 और x माइनस 4 से। तो मैंने आपको फटाक से बोला था कि x की वैल्यू एक बार 1 ले लो, x की वैल्यू 4 ले लो। कैसे देखा था, तो इक्वल टू 0 रखो इसको, यहां से मिलेगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। तो आपने एक बार 1 रखा था, फिर 4 रखा था, और आपने इक्वेशंस बना लिए थे। इस बार भी हम ऐसे ही कुछ करके देखते हैं। ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए मन की आंखों से इक्वल टू 0 रख के चेक कर लेते हैं। जैसे ही आपने चेक किया, आपने x को साइड में निकाला, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक तो 0 आया, x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 आई, मतलब आपको 3 वैल्यूज मिल रही है जिनके लिए आपको x डालने पर ये सब 0 होगा। तो चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। फॉर x इक्वल टू 0, 0 रखते ही 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे कितना मिला 1, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ भैया, तो यहाँ पर 1 है। ठीक, यहाँ 0 रखते ही 0, बचा gx। अब ध्यान से देखिए gx क्या था, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब कितना मिला, सिर्फ c। तो ये तो एक काम यही खत्म कर दिया हमारा, c की वैल्यू 1 मिल गई। आगे अगर यहीं पे लिखे हम फॉर x इक्वल टू, हमने प्लस 1 निकाला था, याद है आपको,
तो +1 रखते ही 1 + 1 -1, ये +1 -1 यही कटक गए, तो बचा कितना 1 + 1 2 + 1 3, तो यहाँ बचा 3। यहाँ 1 रखते ही 1 - 1 0 हो जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए a + b + c, पर c कितना था a + b + c, c तो 1 था सर, अभी ऊपर निकालिए, देखिए यहाँ साइड में निकाला, इधर ले आइए उसको, तो हमें मिला a + b की वैल्यू 2। ठीक, अब इसी चीज को आगे लिखते हैं। फॉर तीसरा फैक्टर हमने निकाला था -1, याद है आपको। अब -1 यहाँ पटकते हैं, देखिए पावर कैसी है, ऑड है इवन है सर, ऑड पावर है, और आपको पता है नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा -1। यहाँ पर भी ऑड है, -1 ऑड है, -1 पर ये माइनस, तो क्या बन गया +1। यहाँ पे ऑड है -1, और ये 1 तो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो ध्यान से देखिए, ये और ये भाई साहब कट गए, ये और ये कट गए, तो आपको सिर्फ कितना मिला -1। यहां पर भी माइनस रखना है, यहां -1 रखते ही ये प्लस हो जाएगा, तो a - b + c, तो ध्यान से देखिए a - b + c, पर c तो 1 था सर, रख दो 1, तो क्या मिला मुझे a - b = -2। ये मेरी द्वितीय इक्वेशन। दोनों को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सर, खुशी खुशी जोड़ दो, तो 2a = 0, a = 0 मिला। अगर मैं a की वैल्यू कहीं पे भी 0 रख दूं तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। इसीलिए हमारा जो रिमाइंडर था, याद है आपको g ये था, ये g है, और g की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसीलिए तो ध्यान से देखिए ax² + bx + c, और ये तो 0 हो गए, b की वैल्यू 2 है तो 2x + 1, 2x + 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना है 2x + 1। बंदा क्या जानना चाहता है, g10 जानना चाहता है। g10 का मतलब x ये पे 10 रखिए, इसी कारणवश g10 आ जाएगा 20 + 1 21। गुड, नेक्स्ट चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो हेडिंग है उसका वो है लीनियर इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशंस का पाला आपको पढ़ा था क्लास 7th में। क्लास 7th में आपने लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल स्टार्ट किया था स्टडी करना। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड में आते आते आप समझ चुके थे कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी होता है, और आपने उसको भी देखा। और आई होप शायद 2nd स्टैंडर्ड में आपने लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के बारे में भी चर्चा की होगी। तो अगर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल तो मुझे लगता कोई बड़ी बात है। 2 वेरिएबल्स की बात करें तो आपने अभी तक उसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो कितने मेथड्स पढ़े हैं आपने उसको सॉल्व करने के? तो शायद से पहली मेथड है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी होगी उसमें, आई होप आपको नाम याद हो रहे होंगे। दूसरी जो मेथड आपने पढ़ी थी उसमें शायद से वो थी एलिमिनेशन मेथड पढ़ी थी, ठीक। तीसरी जो थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली एक मेथड थी, हालांकि वो टाइप कहलाता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये टाइप था एक क्वेश्चंस का, मेथड तो नहीं कह सकते हम इसको, बट टाइप कह सकते कि हाँ यार ये भी हमने कुछ चीज स्टडी की है। इसके बाद में आपने शायद से तो नहीं बिल्कुल पढ़ाई है, और वो है आपका ग्राफिकल मेथड। शायद से 9th में पढ़ा होगा ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड इन द सेंस आपको याद होगा कि दो इक्वेशन दी जाती थी, आप एक टेबल बनाते थे, वहां पर आप x y लिखते थे, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, पॉइंट्स निकालते थे, और दोनों लाइंस भैया कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आप ग्राफ के ऊपर से निकालते थे और बताते थे x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। मुझे लगता है इससे अलावा तो अभी तक आपने कोई चीज पढ़ी नहीं होगी। शायद से अगर कोई होगा क्रैमर रूल वगैरह आपने स्टडी किया होगा मेरे हिसाब से। चलिए, इतनी चीजें तो आप पहले से पढ़ के आए हुए हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन लगा दूं तो आप कर सकते हैं, ठीक। सो मैं इस कंसेप्ट को यहीं पे क्लोज करता हूं। मुझे पता है कि आपको ये लीनियर इक्वेशंस पार्ट बहुत अच्छे से आता है,
तो इसको मैं असाइनमेंट्स में ऐड करता हूँ और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि हाँ यार ये आपको आने चाहिए, ये आपने कर सकते हैं, वो मुझे सॉल्व करके बताइए असाइनमेंट में। अब अगर नेक्स्ट चीज की तरफ जाए तो वो आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई में भी आता है, थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है उसका। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एनडीए में भी पूछा जाता है, वहां पर भी थोड़ा लेवल अच्छा रहता है। तो एनडीए में ऐसा मत समझ लीजिए कि आपको सिर्फ 11th और 12th के बेसिक टॉपिक्स ही पूछे जाएंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। आपको ये सारी चीजें भी कवर होनी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभार पूछे भी जाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और फाइनेस्ट क्वेश्चन हमेशा इस वजह से मिस हो जाते हैं कि यार हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, यार बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, पढ़ा हुआ है, अब ये क्या काम में आने वाला है। आता है पर काम में। तो जैसा कि आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, ax² + bx + c = 0 वाला। इसमें से एक चीज होनी चाहिए कि a भैया खुद ही ना 0 हो जाए। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर a भैया ही 0 हो गए तो ये तो लीनियर बन जाएगा सर। ठीक, इसके बाद में आप जब इनको सॉल्व करते थे, आपको पता है ना इसको हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते थे रूट्स ऑफ इक्वेशन या फिर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन या फिर जीरोज ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये सारी चीजें कहते थे रूट्स, सोल्यूशन या जीरोज। अब इससे क्या मतलब था, तो वैल्यू ऑफ एक्स जो इसको सॉल्व करने के बाद मिलती थी, जनरली उनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट किया करते थे। और इसी में आपने कुछ चीजें और पढ़ी थी कि यार हाँ हमने पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा, ये -b/, ये होता है c/। ठीक, ये कंसेप्ट तो आपके हो चुके हैं मेरे हिसाब से। और इसको भी सॉल्व करने के लिए आपने कुछ मेथड्स पढ़ी थी। जैसे पहली मेथड आपने शायद से, ये तो मतलब हर बार यूज होती ही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं हम इसको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल वाली टर्म को आप स्प्लिट करते हैं और आपको पता ही है वो सारी चीज। सेकेंड जो मेथड आपने पढ़ी होगी वो था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर, अच्छा ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी काफी अच्छी मेथड है और इसका यूज हम बहुत बार फंक्शन चैप्टर जो आने वाला है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आईआईटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा टॉपिक है, एनडीए के हिसाब से भी अच्छा टॉपिक है और बोर्ड्स के हिसाब से तो ऑब्वियसली है ही। तो उस समय कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज बहुत बार होता है जब हम फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करते हैं। तो ज्यादातर मतलब इस चीज के ऊपर आप ध्यान रखिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छी है। नेक्स्ट आपने तीसरी जो चीज पढ़ी होगी इनको सॉल्व करने के लिए, तो वो रहता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला बहुत से लोगों को नहीं पता, तो आप उनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जैसे ही मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा आपके दिमाग की बत्ती जल गई, अरे हाँ हाँ ये पढ़ा हुआ है। तो उसमें आप लिखते थे x = -b ± √d/4a/2a। ठीक, अच्छा यहाँ पे d की वैल्यू कितनी होती थी, d होता था b² - 4ac। ठीक है, अब d होता क्या था, सो d था डिस्क्रिमिनेंट। मैं यहाँ पे अब लिखता हूं d was डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब डिस्क्रिमिनेंट क्यों, तो डिस्क्रिमिनेंट इसलिए क्योंकि d की वैल्यू रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करती थी। कैसे डिस्क्रिमिनेट करती थी सर, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट्स होते थे आपके पास, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। एक होता था d की वैल्यू >0 होती थी, d की वैल्यू = 0 होती थी और d की वैल्यू <0 होती थी। ठीक, जब d की वैल्यू >0 होती थी आप कहते थे सर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, याद आ रहा है ना। उसी के बाद अगर d की वैल्यू 0 हो जाती थी तो आप कहते थे भैया रूट्स रियल तो है बट इक्वल रूट्स आते हैं।
और याद है आपको यहां पर क्या कहते थे आप, d लेस देन 0 आने पर आप क्या लिखते थे सर, नॉट पॉसिबल, है ना, रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट लिखते थे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखते थे। देखिए अब ध्यान से देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अंडर रूट डी था, रूट के अंदर d था। अब देखिए पहला चीज तो कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रहा है आपके लिए, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ होती है d लेस देन 0। 10वीं तक आपने पढ़ा सर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, पर अब मैं कहूंगा कि रूट्स एग्जिस्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, d लेस देन 0, रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सर एग्जिस्ट करते तो है, होते कैसे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करते सर, इमेजिनेशन में, ख्यालों में। तो मैं लिखता हूं रूट्स आर इमेजिनरी। क्या अब आपके दिमाग में बत्ती जली? अंडर रूट में 0 से छोटी क्वांटिटी, सर 0 से छोटी क्वांटिटी कौन सी होती है, 0 से छोटी क्वांटिटी मतलब नेगेटिव। और कंसेप्ट 1 पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अंडर रूट में नेगेटिव मतलब क्या होता है सर, इमेजिनरी नंबर होता है, याद आ रहा है। तब तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट नहीं था, इसीलिए आपको लिखवा दिया जाता था भैया ये डज नॉट एग्जिस्ट है। पर क्योंकि अब आप 11th में आ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि d लेस देन 0 होने पर हम अब कहेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक, मतलब जो भी आपको रूट्स मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे। रहे तो थोड़ा और प्रिसाइज कर देते हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी तो है ही, कॉम्प्लेक्स है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक, आगे देखो। चलिए अब क्वाड्रेटिक के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स में मैं क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूं, ताकि मैं समझ सकूं कि आप क्वाड्रेटिक को अलग अलग मेथड से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जो पार्ट हमने आधा छोड़ दिया था, रूट्स आर इमेजिनरी, उसको हम बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या फिर जब जेई के लेक्चर स्टार्ट होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसको कवर करेंगे आगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है ये, और ये आपको यूज होने वाला है 11th स्टैंडर्ड में। ये आपने अब तक पढ़ा नहीं है 10th तक, पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं अब 11th स्टैंडर्ड में। पहले इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर हुआ करता था स्टेट बोर्ड में, लॉगरिथम करके। सीबीएसई में ये सारे टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है, ये फिजिक्स के पार्ट में कवर कर दिया जाता था प्रैक्टिकल सेशंस में। तो अब से, जैसे कि आप जानते हैं, स्टेट बोर्ड्स भी अब सीबीएसई हो चुका है, तो ये टॉपिक अब आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। अब होता क्या है भैया, लॉगरिथम क्या है, कैसा है? तो बेसिकली इट इज अ रूल, है ना, ये क्या है, इट इज अ रूल टू सिंप्लीफाई प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई प्रॉब्लम। अगर आपकी कोई सम है, उसको सिंप्लीफाई करके कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हमने रूल बनाया हुआ है, उसको हम कहते हैं लॉगरिथम। अब लॉगरिथम में होता क्या है, एक चीज, एक पॉइंट लिख लीजिए, एनी पॉजिटिव रियल नंबर जो रहता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है n, इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखते हैं। पहला तरीका जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल वे। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल वे। और दूसरा जो तरीका रहता है उसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक वे, लॉगरिथमिक वे। अब देखते हैं जो कहा जा रहा है वो कैसे वर्क करेगा। तो जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया 36, अब 36 को मैं 2 तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाऊंगा। अब पहली चीज सुने, पहला चीज तो आपको पता ही है,
36 को मैं लिख सकता हूं, देखिए एक्सपोनेंशियल वे, उसको हम बोलते हैं 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से 36 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, और वो दूसरा तरीका है लॉगरिथमिक वे, और उसको लिखते हैं 36 इक्वल टू 2। अरे सर ये क्या लिखा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखो रीड करना बताता हूं तुम्हें। पहले चीज तो इसको रीड कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। इसको रीड करने का तरीका, लॉग ऑफ 36, इसका लॉग 36 का लॉग टू द बेस 6, बेस 6, ये बेस है आपका जो लॉग के नीचे लिखा है। ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं लिखना है 36 ऊपर 6 नीचे, ऐसा नहीं है। 36 लॉग की सीध में है, एक लाइन पर है, और जो 6 है वो नीचे छोटे से फॉर्मेट में, जैसे हम लिखते हैं ना x1 x2 लिखते हैं, वैसे वो 6 कहां पर है, नीचे है। अब पढ़ा कैसे है मैंने, ध्यान से देखिए वापस, log of 36 to the base 6 is equal to 2 is 2। इतनी बड़ी चीज को इतने छोटे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। log of 4 to the base 2, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसको मैं लिख रहा हूं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 की कितनी पावर 4 होगा। यहां पे देखिए क्या लिखा था, 6 की पावर 2 रखने पर 36 आता है, जबकि लॉगरिथम में क्या होता है, ध्यान से देखिए, 36 6 की कितनी पावर है, मतलब 6 की कितनी पावर चढ़ाने पर मुझे 36 मिलेगा। तो वैसे ही अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया log 4 to the base 2 क्या होता है, थोड़ा नया कंसेप्ट है, हो सकता है कि ऑनलाइन सेशन में नहीं क्लियर हो। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप वहां पे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर चैट सेक्शन में बताइए ऐप के, पर एक बार दिमाग में बैठ गया तो काफी आसान है। तो log 4 to the base 2 लिखने पर क्या दिमाग में आना चाहिए, 2 की, नीचे वाला 2 की कितनी पावर 4 होता है। तो 2 की कितनी पावर 4 होता है सर, 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, तो मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है, सामने 2 आने वाला है। उम्मीद है मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। एक और क्वेश्चन उठाता हूं यहीं पर मैं आपके लिए, इसको क्लीन कर देते हैं। अगर मैंने पूछ लिया आपसे, ध्यान से देखिए, log of 125 to the base 5, वापस से क्या पढ़ा मैंने इसको, log of 125 to the base 5। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अगेन log क्या काम करता है, तो ये पूछना चाह रहा है हमसे 5 की कितनी पावर 125 आएगा। ठीक, तो 5 की कितनी पावर करने पर 125 आता है सर, 5 का क्यूब। सो आंसर कितना आया, 3 आया। गेटिंग इट। तो ध्यान से देखिए, अब नंबर्स देखिए कितने छोटे होते जा रहे हैं। अगर मैं कभी पूछ लेता 125 इंटू में 625 है, और मुझे अगर इसको कभी किसी जन्म में लॉग में सॉल्व करना पड़ता, तो अभी मैंने लॉग में इसको तो सिर्फ 3 लिखा था, याद आ रहा है, और इसको भी मैं किसी छोटे नंबर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने में काफी आसान रहेगा। थोड़ा और डीप में जाते हैं। अगर सपोज कर लो मैंने वहां पर लिख लिया log ऑफ 1 2 3 4 5 6 और नीचे बेस लगा दिया 10। ठीक, कितने हैं, इतना टू द बेस 10 है ना। तो कितने जीरोस लगे हमारे, 6 जीरो लगे हैं, 10 लाख का आंकड़ा है। अब मैं पूछ रहा हूं भैया 10 की कितनी पावर ये होता है, तो भैया 10 की कितनी पावर ये होता है, इसका मतलब कितने जीरो इतना काउंट करें। सही है,
और कितने जीरो है 6, तो 10 की पावर 6 मैं यहां पे लिखता हूं सिंस 10 की पावर 6 इज 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसका आंसर आएगा आपका सिर्फ 6। मतलब नंबर इतना बड़ा, अगर उसको मैंने बेस 10 में लॉग ले लिया, आंसर इतू सा 10 लाख वाले नंबर को हमने कहां तक पहुंचाया, सिर्फ 6 तक पहुंचा पाए हैं। अब एक और चीज, जैसा कि मैंने इसको लिखा हुआ था, इसी में आप थोड़ा सा चीजें नोटिस करिए फटाफट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में। क्या आपको पता है जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते थे, ये 6 का स्क्वायर 36 है, तो क्या आपको पता है ये 6 को क्या कहते थे आप? आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं ना, तो 6 के स्क्वायर को क्या कहते थे आप? तो आप इसको बेस कहते थे सर, बेस। ये जो 2 है 2, ये 2, इस 2 को आप क्या कहते थे? आप कहते थे एक्सपोनेंट पावर या फिर इंडेक्स, याद है? और ये तो आपका आंसर आता ही है। अगर आपने नोटिस किया, ये आपका नेचुरल नंबर n है ना, हमने डेफिनेशन लिखा था, मैं इसको n मान लेता हूं, तो ये n है। ध्यान से देखिए, आज अगर देखा जाए यहां पर भी लॉगरिथमिक फॉर्म में वही चीजें चल रही हैं। 6 को हमने क्या कहा था? बेस। यहां पर भी हम क्या कह रहे हैं इसको? बेस। 36 n है हमारा, और 2 हमारा क्या है? पावर। तो जो पावर है वो कहां चली जाती है? सामने की तरफ चली जाती है। ठीक, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूं, क्या उसके आंसर्स आपके दिमाग में तुरंत आते जाएंगे? देखते हैं, सोचिए। अगर मैंने लिख दिया log ऑफ, ध्यान से, 8 to the base 2, मतलब मैं पूछना चाहता हूं भैया 2 की कितनी पावर 8 होता है? तो 2 का क्यूब करने पर 8 होता है, आप तुरंत आंसर दोगे 3। अगर मैंने पूछा log ऑफ 27 to the base 3, तो क्या कहोगे? सर 3 का क्यूब करने पर 27 आता है, इसलिए आंसर आएगा 3। इसी को अगर मैं आगे लिखता log ऑफ 81 to the base 3, सो सर 3 की पावर 4 करने पर आंसर 81 आता है, इसीलिए आंसर आएगा 4। उम्मीद है क्वेश्चंस देखते देखते आपको लॉगरिथमिक का थोड़ा थोड़ा बेस तो भी क्लियर हो रहा होगा। अगर सपोज करिए कल मैंने ऐसा लिख दिया log ऑफ, ध्यान से, 5 लिखा और इधर भी 5 लिखा, मैं क्या पूछना चाहता हूं? 5 की कितनी पावर 5 होता है? तो 5 की कितनी पावर, मतलब 5 की कितनी पावर 5 होता है? अरे सिंपल है सर, 1 रखो ना, 1 रखने पर 5 आएगा, तो आंसर 1 आएगा। ठीक। अच्छा, जिनको ऐसा लगता है यार नहीं यार इसमें ज्यादा तकलीफ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने आपको तो पढ़ाना सिखाया है। log 81 टू द बेस 3 है, हम पूछना चाहते हैं 3 की कितनी पावर 81 आता है। इज इट क्लियर? आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कंपैरिजन से, पर मुझे लगता है ये तो छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में आपको शायद से जरूरत पड़े इस मेथड की। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? 3 raised to x, 81 को लिखेंगे 3 raised to 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक। अब अगर सपोज करो मैं एक हाथ क्वेश्चन लगा देता हूं कुछ ऐसा, सोच के बोलना, log ऑफ 1/5 और टू द बेस 5। ध्यान से देखिए, log ऑफ 1/5 टू द बेस 5। मेरा क्वेश्चन है भैया 5 की कितनी पावर 1/5 आता है? ठीक, 5 की कितनी पावर 1/5 आता है। अब कितनी पावर आता है पता नहीं, इसलिए मैं 5 की पावर में x लिख लूं। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं? ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, पहली चीज तो दोनों को साथ में लाइए। तो मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं कि भैया ऊपर चले जा, तो ऐसे कैसे ऊपर चला जाएगा? देखो 5 raised to x है, ये ऊपर जाएगा तो ये 5 रहेगा, पर जब रेसिप्रोकल होता है पावर का क्या होता है? नेगेटिव पावर चढ़ जाती है ना। तो यहां पर क्या थी? 1, ऊपर जाता ही -1, तो x की वैल्यू कितनी आई? -1। मतलब log ऑफ 1/5 टू द बेस 5 इज -1। तो अगर सेम नंबर है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, आंसर कितना आएगा? -1। ठीक। अगर सपोज करो और एक हाथ क्वेश्चन और लगाता हूं मैं तुम्हारे लिए,
अगर कभी मैंने इस तरीके से लगा दिया log ऑफ 1/25 और यहां पर मैंने 1/5 लगा दिया, चलिए क्या लगता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1/5 की कितनी पावर 1/25 होता है? जोश में आंसर मत देना। 1/5 की कितनी पावर 1/25 होता है? अरे सर स्क्वायर करने पर, ये देखो जैसे ही स्क्वायर करूंगा 1/25 आ जाएगा, तो यहां पर आंसर आएगा 2। क्लियर? अब इसी के साथ अगर मैं लिख दूं कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, 1/25 और नीचे लिख दिया 5, क्या कहानी वही रहेगी या बदल जाएगी? तो चेक कर लेते हैं। अब ये पूछना चाह रहा है 5 की कितनी पावर 1/25 होगा। तो बोलेंगे भैया कंपेयर करना है तो दोनों को सेम सेम करो। सेम सेम करना है तो इसको लिखूंगा 5 का स्क्वायर और वो ऊपर आते ही बन जाएगा 5 की पावर -2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2। तो log ऑफ 1/25 टू द बेस, सॉरी log ऑफ 1/25 टू द बेस 5 कितना है हमारा आंसर? -2। तो क्या मैं अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगाऊं तो आप कर पाएंगे? और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल हाँ कर पाएंगे। असाइनमेंट्स में आज मैं लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लॉगरिथमिक फॉर्म के क्वेश्चंस लगाऊंगा। एक और चीज जाते जाते जो आपके लिए लगा दूं कि अगर सपोज कर लो कि आपको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक, ध्यान से सुनिए। मैं एक पहले क्वेश्चन पे जाता हूं। इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। इससे अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो बिल्कुल सरल सा सिंपल सा चीज है। जैसे ही आप इसको डंडी मारोगे, मतलब ये कट होगा, आपको लॉग नहीं चाहिए, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए, तो लॉग को हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉग को हटाओगे ये 2 इधर चला जाएगा। किधर चला जाएगा? ये 3 के चरणों में चला जाएगा और आपको दिखेगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक, जैसे कि अगर आप ये वाले क्वेश्चन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कोई पूछता आपसे, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछता तो आप कहते भैया लॉग पे डंडी पड़ी, ये 1/5 इधर, मतलब आपको मिला 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। क्लियर? इसी तरीके से ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे लिखते हैं हम? 1/5 टू द बेस 5 इज 1। तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसका मतलब ये होता है यहां पे लॉग को हटा दो, और मैंने क्या कहा, जैसे ही आप लॉग हटाओगे ये बेस वाला जो 5 है ये इस 1 के चरणों में पहुंचेगा। और कैसे पहुंचेगा भैया? देखना, 5 के सिर पर -1 पहुंच गया। ठीक, अगले वीडियो में मैं लॉग को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा।